Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss NLE Mathematics 2019 past paper starting from question number 7. Okay, so question number 7 says y is equal to ln x square plus x then dy upon dx is equal to. अब क्योंकि यहाँ पे हमें ln दिया हुआ है तो हमारे सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शन है हम उसका क्या लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें। जब हमने अपने फंक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया और ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो हमारे पास ln के साथ हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ये वाला, उसका क्या लेंगे, हम डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो हमने इसका डेरिवेटिव निकाल कर इसके साथ लिख दिया और अगर हम देखें तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हुआ। हमें इसका सिंपल डेरिवेटिव निकालना है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके, लेट्स मूव टू दी अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। हमें इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसमें होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमारे पास कुछ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। पहली होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और एक और होती है जो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो हमने इसके अंदर ये वाली इसकी जगह हमने क्या लिखा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लिखा और इसको हमने एज इट इज क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। इसको हम जितना भी फर्दर सिंप्लीफाई कर दें हमारे पास इस तरह के सिंप्लीफाइड जो होंगे वो नहीं आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस वजह से हम 8 का क्या लिखेंगे, नन ऑफ दिस। और सिंप्लीफाई करने का कोई सिंपल तरीका भी नहीं, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है और बड़े प्रोसीजर के बाद भी इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आएंगे। इस वजह से इस 8 का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। Let's move to the next question. Question number 9. Question number 9 says, according to this relativity, a body moves x is equal to et. If t is equal to 0, then what is velocity? ठीक है, यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है x is equal to et। यहाँ पे हमारा जो x है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, अब हमें किसके हिसाब से करना होगा डेरिवेट, टी के हिसाब से करना होगा। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है और हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, हमें निकालनी वेलोसिटी है। इसको करने का एक रूल होता है ये, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी जाना हो, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट दी हुई और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना होगा तो भी हमारा जो वेलोसिटी वाला फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन अगर हमें एक्सेलरेशन दी भी हो, हमसे पूछा हो वेलोसिटी का, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। और अगर हमें वेलोसिटी दी हुई और डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ तो भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जब भी छोटी वैल्यू से बड़ी इसमें जाना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो क्या किया जाता है, डेरिवेटिव निकाला जाता है। जब बड़े से छोटा यानी एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जाना होगा तो इंटीग्रेशन किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा अपने। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बहुत आसान है इसे सॉल्व करना, कि हमारा जो फंक्शन है वो है ई टी, ई टू दी पावर टी। और हमें पता है कि जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो वो एज इट इज आ जाता है हमारे पास। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद भी हमारे पास क्या हो गया, एज इट इज फंक्शन आ गया। टी की जगह हमने 0 दिया जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है और हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1, क्योंकि ई टू द पावर 0 1 होता है और हमारे पास 9 का जो आंसर है वो है बी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें हमें इंटीग्रेशन करनी है। ओके, और अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास दिमाग में आता है इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए वो है यू सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे डेरिवेटिव हमें दिया हुआ होता है उसके साथ हम यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं। लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन पहले क्या है, 2x क्यूब
e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमने एक्स स्क्वायर को, क्योंकि वो हमारे पास पावर में है, तो हमने कहा कि हम इसको u सपोज कर लेते हैं कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला एक्स स्क्वायर का, जो क्या आया हमारे पास 2x आया। इस dx को हमने उस साइड पे लेके चले गए, तो हमारे पास ये क्या हो गया 2x dx हो गया। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, जो इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेट करने वाला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है 2x³ एक्स स्क्वायर। इस x क्यूब को मैंने ब्रेक डाउन करके लिख दिया ताकि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाए। तो मैंने इस x को इस तरीके से लिख दिया और e टू द पावर एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया। ओके, अब मैंने अपनी सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट की और मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ लिखा u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो मैंने इन दोनों एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया u, और इस एक्स स्क्वायर की जगह भी मैंने क्या लिख दिया u। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारी, कि हमें du इज इक्वल टू 2x dx। अब ये वाला जो 2x है और ये वाला जो dx है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया और इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया du यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया और ये हमारा आदत जो है वो सोल्यूशन हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हमने जो अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन की है, हमने कहा कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो हमने इसको क्या कर दिया सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया ताकि हमारे लिए इसका सोल्यूशन ईजी हो जाए और भी। ओके, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब लिख लिया, तो हम देखें तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन में अब जो दो फंक्शंस आ रहे हैं वो क्या है, उसमें एक अलजेब्रा है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो हमें एक रूल लगाना पड़ता है, एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो क्या होता है बाय पार्ट्स का। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज होता है जब भी कोई दो डिफरेंट फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो और हमें उनकी इंटीग्रेशन करनी हो। ठीक है, तो बाय पार्ट्स फॉर्मूला को यूज करने का भी एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं उसके लिए। तो हमारे पास एक चीज होती है लाइट। लाइट में क्या होता है हमारे पास, ये जो एल है वो होता है लोगैरिथमिक, आई होता है इनवर्स, ए होता है अलजेब्रिक, टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई होता है एक्सपोनेंशियल। जो हमारे पास सबसे पहले आ रहा होता है वो हमारा u होता है और दूसरा हमारे पास v होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो लाइट में सबसे पहले आ रहा है और बाद में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो इस रूल के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन हमारा u होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन v होगा। अगर हमारे पास कोई लोगैरिथमिक होता और एक ट्रिग्नोमेट्रिक होता, तो लोगैरिथमिक फंक्शन हमारा u होता उसमें और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन v होता है, यानी जो सबसे पहले आएगा वो u होगा और दूसरा जो बाद में आएगा वो v होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा बाय पार्ट्स फॉर्मूला को किस तरह से हम यूज करते हैं। अब इसके हिसाब से हमारा ये यहाँ पे u जो होगा वो अलजेब्रा वाला होगा और v जो होगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस u की जगह हमने हमारा अलजेब्रा वाला u लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी इंटीग्रेशन ऑफ eu की हमने, और हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर u जो है होती है वो क्या होती है एज इट इज आ जाती है, लेकिन अगर u के साथ कुछ लिखा हुआ होता तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे नीचे भी क्या आ जाएगा 1, तो 1 लिखना जरूरी होता नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। माइनस की साइन एज इट इज आ गई हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स मिस किए क्योंकि ये एक्सप्लेन हो जाएंगे। देखो u का डेरिवेटिव यानी इस u का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो था एक 1 था जिसको मैंने क्या कर दिया हटा दिया, यानी उसको लिखा नहीं है। ठीक है, तो इस u का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, तो मैंने इसको लिखा नहीं, और फिर इसके अलावा जो मैं इंटीग्रेशन करनी थी इस eu की वो क्या हो गया थी वही eu आ जाता, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने इसमें क्या किया। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन भी करने के बाद यानी ये वाली इंटीग्रेशन हमने कर ली और ये वाला डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका हमें इंटीग्रेशन लेना है, और हमारे पास यानी 1 मल्टीप्लाई बाई EU है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर u क्या होगा
ई टू दी पावर यू ही होगा, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। और इसका इंटीग्रेशन निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, वापस से वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। अब हमने क्या किया, इस u पे हमने याद रखा कि भाई इस u को तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, तो यानी ओरिजिनल क्या था हमारे पास, वो था एक्स स्क्वायर। ये वाला जो एक्स स्क्वायर था वो हमारे किसके बराबर था, u के। अब जब हमने इतना सब कुछ सोल्यूशन कर लिया और हम अपने आंसर के करीब आ गए और हमारी और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है, तो हमने क्या लिख दिया, इस u की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर, और इस u की जगह भी लिख दिया एक्स स्क्वायर, और इस u की जगह भी लिख दिया एक्स स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर आई एम सॉरी, यहाँ पर हमारे पास या, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमें इसको किस तरीके से किया है। ठीक है, तो हमारे आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन नहीं थी, तो हमारे पास प्लस सी आएगा। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन थी तो प्लस सी आना जरूरी होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।